वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों। आज की टॉप न्यूज। यूके मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा है कि फाइटिंग इन ईस्टर्न यूक्रेन विल इंटेंसिफाई। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हो रही है रशिया और यूक्रेन की, बल्कि बढ़ने वाली है ईस्टर्न यूक्रेन में। ये यूके मिलिट्री फोर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कहा है। क्लोज एसोसिएट ऑफ नीरव मोदी, आई होप यू ऑल रिमेंबर। नीरव मोदी के एक बहुत ही नजदीकी आदमी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है कायरो में। कायरो से वो उसको इंडिया भी लेके आ चुके हैं और जल्दी ही मुंबई के कोर्ट में पेश किया जाएगा। डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग जो है सरपासेस इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग, मतलब दुनिया भर के जो पेटेंट फाइल किए जा रहे हैं, इंडियन पेटेंट्स की फाइलिंग जो है वो काउंट में उनसे बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। और ये पहली बार हुआ है 11 साल में। दैट इज द डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग सरपासेस इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग इन इंडिया, फर्स्ट टाइम एवर इन 11 ईयर्स। नेक्स्ट, द गौतम अदानी साहब सिक्स्थ रिचेस्ट मैन ऑफ द अर्थ हो चुके हैं। और मैंने बताया था आपको, तो उनकी आज जो वर्थ निकल के आई है, जो उनकी दौलत है, वो 20.6 बिलियन डॉलर है। और मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया उन्होंने रिलायंस के, तो मैंने बताया था। आई होप यू रिमेंबर। आइए आगे देख लेते हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो गए हैं। ही इज बीन इलेक्टेड है, सिलेक्टेड कहिए, जो हुआ आप लोगों को पता ही है। तो नाउ ही इज द पीएम ऑफ पाकिस्तान, दैट इज शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। ओके, फर्दर द ग्लोबल न्यूज। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स एक्सटेंड देयर गेन्स। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एज 10 ईयर एट फ्रेश 3 ईयर हाई अबव 2.78%। 2.78% से ज्यादा हो गई है यूएस ट्रेजरी यील्ड्स, जो कि 3 साल में पहली बार हुआ, 2019 के बाद पहली बार हुआ है। व्हाइट हाउस सेज बाइडेन मेड क्लियर टू इंडियाज मोदी, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को, दैट यूएस वुड बी हैप्पी टू हेल्प इंडिया डाइवर्सिफाई एनर्जी इंपोर्ट्स। हमारे अपने राजनाथ सिंह जी भी वहां पे ही हैं अभी, तो ये स्टेटमेंट जारी किया है प्रेस में। क्या मतलब है इसका पता नहीं, शायद उनकी बातचीत कुछ हुई होगी जिस बारे में, और उसको वो समझाना चाह रहे होंगे कि हमने तो कह दिया है पहले ही। तो क्या कह दिया है वो ये बता रहे हैं। दैट इज, we have already told Mr. Modi that US would be happy to help India diversify energy imports. Further, US State Department orders all non-emergency government staff in Shanghai, China से, ठीक है, यूएस ने कह दिया है उनको टू लीव इमीडिएटली एज द कोविड-19 सर्जेस। उनके वहां पे कोविड की स्थिति गंभीर हो रही है, इसलिए उन्होंने कहा है कि वहां से निकल जाओ। अब असली कारण क्या है पता नहीं, बट दिस इज व्हाट द पब्लिक स्टेटमेंट इज, और द मीडिया में जो आई है। Further, UK military intelligence says that fighting in eastern Ukraine will intensify over next 2 to 3 weeks. अगले 2 से 3 हफ्ते में यूके मिलिट्री, ये कौन कह रहा है? यूके मिलिट्री की इंटेलिजेंस। जैसे हमारे यहाँ पे है रॉ है, और मतलब इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, रॉ के अलावा भी हैं, तो वैसे ही यूके मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री एजेंसी, उसने कहा है दैट नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में फाइटिंग विल इंटेंसिफाई, और गंभीर और क्रिटिकल हो जाएगी यूक्रेन में युद्ध की स्थिति आने वाले 2 से 3 हफ्तों में। उन्होंने और भी कुछ चीजें कही हैं। वो क्या कही हैं कि रशियन फोर्सेस कंटिन्यू टू विथड्रॉ फ्रॉम बेलारूस टू रीडिप्लॉय इन सपोर्ट ऑफ ऑपरेशंस इन ईस्टर्न यूक्रेन। उनके हिसाब से रशिया अपनी जो फौजें हैं उनको बेलारूस से हटा रहा है। और वो हटा क्यों रहा है? वो क्योंकि उसको रीडिप्लॉय करनी है, पहुंचानी है कहां पर? ईस्टर्न यूक्रेन में। रशियन फोर्सेस कंटिन्यू टू रिक्रूट ट्रूप्स फ्रॉम बेलारूस टू रीइंफोर्स पोजीशंस इन ईस्टर्न यूक्रेन। उनके हिसाब से रशियन फोर्सेस जो हैं बेलारूस में और भी हायरिंग कर रहे हैं, और भी ट्रूप्स को रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, ताकि यूक्रेन में पहुंचा सकें। और इसी के तहत शायद वो कह रहे हैं कि अगले 2 3 हफ्तों में ईस्टर्न यूक्रेन में युद्ध की स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। आइए देश की खबरें देख लेते हैं। तो डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग सरपासेस इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग इन इंडिया, फर्स्ट टाइम एवर इन लास्ट 11 ईयर्स। दिस इज द हाईएस्ट नंबर, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। फर्दर, sources says, प्लीज गौर फरमाइएगा, दिस इज नॉट अ कंफर्म न्यूज। सोर्सेज सेज दैट सुभाष शंकर, अ क्लोज एसोसिएट ऑफ नीरव मोदी, has been brought to India from Cairo by CBI and will be produced in a Mumbai court shortly. तब ये प्रेस में न्यूज आ ही जाएगी।
टाटा मोटर्स की मैंने कल आपको खबर दी थी कि चाइना की इनफैक्ट जो मैंने बताया था कि टेस्ला ने सबसे ज़्यादा गाड़ियां वहां पहुंचाई हैं उनकी, मगर सेल्स टोटल ओवरऑल गिरी है, मंथ ऑन मंथ बढ़ी है, बट ईयर ऑन ईयर घटी है। उसका बैड इफेक्ट या अच्छा इफेक्ट होगा टाटा मोटर्स पे नहीं कह सकते हैं अभी, लेकिन लग रहा था कि नुकसान होगा। बट आज टाटा मोटर्स ने अपने नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं Q4 के। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि टोटल ओवरऑल सेल्स जो है वो तो बढ़ी है 2% से। हाउएवर JLR सॉ अ डिक्लाइन ऑफ 35% इन ग्लोबल होलसेल। क्या मतलब हुआ? JLR इज दी सेम व्हीकल विच इज मैक्सिमम विच इज द हाईएस्ट डिमांडेड व्हीकल इन चाइना। तो मतलब ये उनका हिट है, पर फिर भी उसके बावजूद, उस 35% के हिट के बावजूद, टाटा मोटर्स हैव गेन्ड 2% इन द सेल्स। फर्दर टॉप न्यूज इज KGF चैप्टर 2 मूवी। KGF आपको याद होगी, तो उसका चैप्टर 2 आ रहा है। उसकी मूवी की एडवांस बुकिंग ने 21 करोड़ पहले ही ले लिए हैं, अभी रिलीज नहीं हुई है पिक्चर, उससे पहले ही 21 करोड़ से ज्यादा की बुकिंग हो चुकी है। 21 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक गुड न्यूज फॉर अवर सिनेमा हॉल्स। तो आप देख सकते हैं उनके शेयर जरूर बढ़ेंगे। PVR में आज अच्छी तेजी भी देखी गई मेरे हिसाब से, गिरावट के बाद, उसमें एक्यूमुलेशन के बाद एक अच्छी बढ़त आएगी। सो यू कैन लुक एट दैट। फर्दर नेस्ले इंडिया अप्रूव ₹25 एज डिविडेंड। नेस्ले इंडिया ने 25 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। रिकॉर्ड डेट 22 अप्रैल रहेगी। TCS ने भी 22 रुपए का फाइनल डिविडेंड अप्रूव कर दिया है। फर्दर ACC ने Q4 के अंदर, ACC में Q4 के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक घटाया है टू 12.85% पे कर दिया है, जो कि पहले 13.86% था। फर्दर KCP कंपनी के अंदर डॉली खन्ना रिड्यूस्ड इट्स स्टेक। डॉली खन्ना याद है ना, मैंने बताया था, वन ऑफ द टॉप मोस्ट द बेस्ट इन्वेस्टर इन इक्विटी। इसके रिटर्न्स मतलब ये फेल करती है झुनझुनवाला जी को भी, बहुत 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 भयंकर। मतलब इनके जो रिटर्न है ना, वो किसी ने कभी देखे ही नहीं है। इनका जो पोर्टफोलियो देखो तो 500% मिनिमम रिटर्न होता है किसी भी शेयर पे, अगर बात करो तो। दैट्स हाउ दे मेंटेन द पोर्टफोलियो, और 2-2 5-5 हजार तक के रिटर्न देने वाले शेयर होते हैं। सो दैट डॉली खन्ना हैज रिड्यूस्ड इट्स स्टेक बाय 0.22% इन KCP। अब मगर अब भी उनके पास एक अच्छा खासा स्टेक है KCP का, दैट इज 3.70। फर्दर नाहर स्पिनिंग मिल में उन्होंने एक नई बाइंग करी है डॉली खन्ना जी ने, बॉट फ्रेश 1.06% स्टेक नियोलैंड इन Q4। नियोलैंड लेबोरेटरीज में मुकुल महावीर अग्रवाल ने इंक्रीज करा है स्टेक बाय 0.21%। नाउ हिज ओवरऑल स्टेक स्टैंड्स एट 2.94%। LIC IPO, इसके ऊपर ये भी एक अनकंफर्म्ड या लेसर कंफर्म न्यूज है, विच सेज दैट दीपम इज लाइकली टू मीट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑन LIC IPO टुडे। ठीक है, which means that the IPO, not which means, but the speculation is that the IPO, LIC IPO might be filed by tomorrow. Tomorrow, yeah, maybe by today evening, that'll be a news. So just keep an eye, and if that happens, then markets will be very strong. Otherwise, बहुत थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, but let's see. प्रकाश इंडस्ट्री प्रमोटर increased stake to 42.94% from 40.98%। मतलब लगभग 1% से उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। फर्दर प्रकाश इंडस्ट्री में ही FIIs ने भी इंक्रीज कर दिया है अपना स्टेक टू 1.53% फ्रॉम 1.45%। तो प्रकाश इंडस्ट्री आप भी देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर हो सकता है। शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो शेयर है उसके अंदर में, कंपनी है जो उसके अंदर में इन्वेस्टर साहब जो है मुकुल अग्रवाल, उन्होंने 2.4% का स्टेक खरीदा है। जोडियक क्लोथिंग के अंदर अंकुश भंसाली ने रिड्यूस करा है अपना स्टेक बाय 3.86%। ओके, अब क्विकली देख लेते हैं। मैं आज एक महीना हो गया, कुछ शेयर दिए थे पीछे आपको वो, और उसके बाद मैं एक शेयर बताऊंगा आपको अभी वैसा ही, जिसमें कि वैसे ही रिटर्न आ सकते हैं। तो जो पिछले शेयर मैंने रिकमेंड करे थे पिछले महीने, वो देखने से पहले एक बार FIIs का डेटा देख लेते हैं कि आज उन्होंने क्या करा। तो FIIs ने आज सेल ऑफ करा है, एक अच्छा खासा सेल ऑफ करा है 3128.39 करोड़ का। और DIIs ने बाइंग करी है छोटी सी, उसके अगेंस्ट में, छोटी सी कह सकते हैं लेकिन है बड़ी, कल से ज्यादा है, दैट इज 870.01 करोड़। कल जो बीते कल में उन्होंने बाइंग करी थी वो 486 करोड़ थी। हालांकि जो एवरेज बाइंग चलती है वो 1.5 से 2,000 2,500 करोड़ की चलती है, तो उसके हिसाब से बहुत ही छोटा नंबर है, बट फिर भी उन्होंने बाइंग करी है और FIIs ने सेलिंग करी है। तो ऐसा लग रहा है, जो मार्केट के अंदर मुझे समझ में आ रहा है, कि सुबह FIIs सेलिंग कर रहे थे और DIIs बैठे थे कि बेच लो, जो तुम्हें बेचना है बेच लो, देख लेंगे। और शाम को उन्होंने फिर बाइंग करके उठा दिया और उसके बाद मार्केट को ऑलमोस्ट बचा लिया, मतलब गिरने से। फर्दर अब इसके साथ FIIs की जो सेल ऑफ है
फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल हो गई है 8,701 करोड़, और डीआईएस की जो बाइंग है टोटल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल हो गई है 5,334.27 करोड़, और ईयरली जो फिगर्स हैं वो एफआईएस की सेलिंग हो गई है अभी तक की 1,39,049 करोड़, और डीआईएस की जो बाइंग हो गई है वो हो गई है 1,09,023.57 करोड़, और ये पिछले 12 महीनों के साल से यानी कि 2021 के 12 महीनों के फिगर से कहीं ज्यादा है। आप पॉज करके देख सकते हैं कि पिछले साल में कितना हुआ था, दैट इज 92,000 का सेल करा था एफआईएस ने 12 महीने में, और अभी 3 महीने में 3.5 महीने में कर चुके हैं, और डीआईएस ने भी बाइंग करी थी 94,000 करोड़ की, जिसकी अगेंस्ट में वो भी 3 महीने में 1,09,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर, बिकॉज वी आर गोइंग टू गोइंग गो लुक एट द शेयर्स जो कि मैंने रिकमेंड किए थे पहले, उनका रिव्यू ले लेते हैं, और उसके बाद वैसा ही एक और शेयर लेके आया हूँ उसको देख लेंगे। सो प्लीज गो टू द डिस्क्लेमर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन और एनी डिसीजन, डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और डू द diligence on your own mental levels, और ठीक है। लेट्स लुक एट दिस। मैंने आपको 10 मार्च को ये शेयर बताया था जीएनएफसी, जिसको मैंने कहा था कि ये शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और मैंने इसको कहा था कि तो लेकर रख ही लीजिए शेयर को, लॉन्ग टर्म में तो बहुत अच्छे रिटर्न देगा, और ये मल्टी बैगर टाइप है। 2003 में ये 29 रुपए से 32 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा था 2003 में, और 2018 आते आते ये 548 रुपए का हो गया था, और 2020 के अंदर एक डिप आया था, उसके बाद ये अब दोबारा से 630 हो गया है, तो अभी बहुत ऊपर जाएगा मैंने कहा था। तो अब ये 630 पे मैंने रिकमेंड करा था जीएनएफसी। अब इसकी कीमत जो अभी इसने हाई मारा है 5 अप्रैल को, वो मारा है 912 का, और आज की क्लोजिंग जो हुई है इसकी वो हुई है 859 पे। तो आप समझ लीजिए कि मतलब कितना बढ़िया रिटर्न आया, लगभग 45% का रिटर्न 282 रुपए पर शेयर पे मिले हैं। 630 से 912 तक हम पहुंच गए। ऐसा ही दूसरा शेयर मैंने बताया था सार्डेन, SARDA, शारदा एनर्जी है ये, सार्डेन के नाम से उसमें अपीयर होता है एनएससी में। वैसे शेयर का जो कंपनी का नाम है वो दैट इज शारदा SARDA एनर्जी एंड मिनरल्स। इसको मैंने रिकमेंड करा था आपको, तब इसकी प्राइस 974 रुपए थी, तारीख वही है 10 मार्च को ये दोनों शेयर रिकमेंड करे थे। ऐसा ही एक शेयर आज लेके आया हूँ, तो 974 पे रिकमेंड करा था, और मैंने कहा था सून इट कैन बी 1120 का जल्दी हो जाएगा, एंड वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बाय ऑन एवरी डिप एंड एक्यूमुलेट, दिस इज अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक। इसकी भी कहानी वही है, 2003 में ये बहुत नीचे था, उसके बाद इसने बहुत हाई मारा 2018 में 642 का, उसने 2018 में 548 का हाई मारा था, इसने 642 का हाई मारा था, और उसके बाद जब मैंने रिकमेंडेशन दिया बाय करने का तब ये 974 पे ट्रेड कर रहा था, और मैंने बोला था जल्दी ही इसमें 1120 के टारगेट आ जाएंगे, और अब इसने क्या मार दिया है 1240 का हाई। और पोर्टफोलियो स्टॉक बोला था, मैंने कहा था जब जब डिप आया तब इसको खरीदते रहिए और एक्यूमुलेट करते रहिए, ये मल्टी बैगर है। तो 5 अप्रैल को इसने क्या मारा है हाई 1240 रुपए का, मतलब 27% प्लस का गेन, 266 रुपए पर शेयर का गेन। और आज कहाँ क्लोज हुआ है, ये आज क्लोज हुआ है 12 अप्रैल को 1180 रुपए पे। आइए और दूसरे देख लेते हैं। मैंने बीपीसीएल भी दिया था आप लोगों को 13 मार्च को, बीपीसीएल की उस समय प्राइस चल रही थी 362 रुपए, और मैंने टारगेट दिए थे 371, 371, 384, 398 और 410 के शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के लिए, ठीक है। और मैंने कहा था सेफ इन्वेस्टर शुड बाय अराउंड क्लोज टू 390। तो इस शेयर ने क्या करा है, इसने हाई मारा है अभी 390 का, ये बहुत तेज नहीं बढ़ पाया है, 30 ही रुपए बढ़ा है, मगर 30 रुपए का मतलब भी है 8-9% विद इन 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ इनफैक्ट। तो इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, बट ये मेरी एक्सपेक्टेशन से अभी भी नीचे है। मेरे टारगेट, थर्ड टारगेट शॉर्ट टर्म का तो इसने अचीव कर दिया है, बट अभी बाकी के लॉन्ग टर्म टारगेट को छूने के लिए अभी ये तैयारी कर रहा है, अभी हुआ नहीं है। और जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है रिटेल के प्राइसेस में, आई एम श्योर दैट ये जल्दी कर लेगा, ठीक है। तो इसने हाई मारा है 390 का अगेंस्ट माय टारगेट, और थर्ड टारगेट जो था वो 398 का था, इसने 390 मार दिया अभी। और 12 अप्रैल यानी कि आज कहाँ क्लोज हुआ है, ये 380 पे हुआ है हमारी बाइंग प्राइस से लगभग 12 रुपए ऊपर। और जो मैंने टारगेट दे रखे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छे दे रखे हैं, इसको 500-600 रुपए तक का दे रखा है, सो यू कैन कीप एन आई। फर्दर मैंने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी दिया था, उस समय इसकी कीमत 13 मार्च को मैंने दिया था, उस समय इसकी कीमत जो चल रही थी 651 रुपए 75 पैसे, 651.75 चल रही थी, और मैंने कहा था बाय करें इसको। और इसके टारगेट मैंने दिए थे 720 तक के शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में मैंने इसको 850
कहा था उस समय, स्पेशली कहा था, मुझे याद आ रही है स्टेटमेंट के ये टेक्निकल चार्ट की मजबूरी है जिसकी वजह से मैं इस पे 850 बोल रहा हूँ, वरना ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग शेयर है। इसको आप होल्ड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, आने वाले समय में ये मल्टी बैगर ही बनेगा। टाइम की बात है, हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड इट, इट विल ऑलवेज गिव यू रिटर्न। ये डिफेंस सेक्टर में है। उस समय मैंने स्टोरी सुनाई थी कि जो अपने ड्रोन्स के ऑर्डर की बात चल रही है इंडियन आर्मी के लिए, उसमें इनका नाम है, एंड दे विल होपफुली गेट इट। और नहीं हुआ तो टैंक्स और प्लेन्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए तो इनको मिलने ही वाले हैं ऑर्डर, ठीक है। तो उसके अब इसने क्या करा है, इसने क्या मारा, मैंने 651 पे बोला था बाय करो, अब ये 758 का हाई मार चुका है। 4 अप्रैल को इसने 758 का हाई मारा है, और आज की इसकी क्लोजिंग जो थी मार्केट गिरने पर 703 रुपये 70 पैसे की है। यानी कि जो मैंने दिया था वहां से अच्छा खासा 15% का गेन आ चुका है। और मेरे सारे शॉर्ट टर्म के टारगेट जो मैंने दिए थे, 720 का हाईएस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। और 758 जो कि मेरा सेकंड टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए था, उसको भी ये पार कर चुका है 747 के ऊपर। आइए अब देख लेते हैं आज मैं कौन सा शेयर लेके आया हूं। तो आज का शेयर है असाही सॉन्ग, ASAHISONG, असाही सॉन्ग। इसकी अभी प्राइस चल रही है 309 रुपए, और मेरे हिसाब से इसको बाय कर लेना चाहिए। हालांकि इसकी बेस्ट बाय प्राइस जो होगी, अगर आपको मिल जाए, मेरे हिसाब से अगर ये नीचे आया तो 292 तक जा सकता है, लेकिन वहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप 292 के बाद जितना करीब इसको खरीद सके उतना अच्छा होगा, लेकिन 309 पे भी खरीद सकते हैं, क्योंकि जब मल्टी बैगर या बड़े लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय करते हैं तो उसके अंदर पीसेस में बाय करना होता है, ऊपर भी करना होता है बाय, नीचे जाने पर भी थोड़ा बाय करना होता है, फिर जब और ज्यादा बढ़ जाए तो फिर से इसको एवरेज करना होता है, और फिर 50-60% का जब इंक्रीज हो जाए तब हमें अपने शेयर को पार्शियल बुक करना होता है, ताकि अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकें, और फिर उसको राइड करना होता है लंबे समय के लिए। तो इफ यू कैन डू दैट, प्लीज डू दैट। अदरवाइज आप अभी इसको बाय कर शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स क्या हैं, 309 पे बाय करिए। अगर आप करते हैं तो 292 तक का वेट नहीं करते हैं, वो आएगा कि नहीं आएगा मुझे उसकी भी पता नहीं है, वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। अगर मार्केट नहीं गिरती है, आज एक अजीब सा साइन दिया है मार्केट ने, उसके बारे में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। तो अगर उसके हिसाब से चलें और मार्केट नहीं गिरती है, तो हो सकता है कि 292 आए ही नहीं और ये सीधा ऊपर जाए, तो देख लीजिएगा। तो 309 पे अगर आप खरीदते हैं तो इसका स्टॉप लॉस आप क्या रखेंगे, शॉर्ट टर्म वाले 298 का। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो 279 तक बैठे रहिए, चिंता का कोई विषय नहीं है, यहां से ऊपर जाएगा। और टारगेट्स क्या हैं, अगर आपने 309 पे खरीदा तो 322 और 335 बहुत जल्दी आता देख रहा हूं मैं, यानी कि लगभग 10% का गेन तो इसमें फटाफट से आने वाला है, 8 से 10% का। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये 380, 405, 424 और 455 के लेवल दिखा सकता है विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, या उससे बहुत पहले हो सकता है, अगले 3 महीने में भी, डिपेंडिंग ऑन मार्केट का मोड और मूड क्या रहता है। और अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से 755 रुपए तक जाने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसकी जो पी है, प्राइस अर्निंग पर शेयर जो है वो 17.58 है। डिविडेंड यील्ड 1.15 है, 1 भी बहुत अच्छी होती है, ये 1.15 है। पी एनीथिंग 20, मतलब आप देखिए जो भी पैरामीटर पे आप फंडामेंटल्स पे चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा शेयर है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है इनकी बोरोइंग नहीं है पहले तो, ठीक है। बहुत ही जिसने कंपनी ने कर्जा ले रखा हो, पैसा फंसने वाला हो तो दिक्कत होती है, वो डर होता है, वो भी नहीं है इनके पास। इन्होंने शॉर्ट टर्म की बोरिंग कर रखी है, मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए किसी को बोला कि भाई ये पेट्रोल तुम दे दो, हम दे देंगे आपके पैसे, या ये पेंट आप ले भेज दो, हम भिजवा देंगे पैसे। दैट काइंड ऑफ बोरिंग जो होती है छोटी मोटी, वो उन्होंने कर रखी है। दैट इज 37.63 करोड़ की, जो 3 महीने से 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है आमतौर पर। बट अगर इन्होंने वो बोरोइंग मान भी लिया जाए कि कर रखी है 37.63 करोड़ की, तो इनके टोटल रिजर्व्स पता है क्या है, वो 215.48 करोड़ के हैं। मतलब एक दिन भी आके आदमी खड़ा हो जाए तो ये जेब जेब में हाथ डालेंगे और निकाल के दे देंगे कि ये लो जी आपका पैसा। तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। तो कंपनी डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रेशर, गुड कैश फ्लो, गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी, वेरी गुड पी रेशो। और उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग कितनी है इसमें, 66.64%। हम लोग व्हेन वी लुक एट फंडामेंटल्स, द रूल सेज दैट अगर 50% भी है प्रमोटर की होल्डिंग, तो दैट इज अ वेरी 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 हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग। बट यहाँ पे कितनी है, 66.64%। अच्छा, इसमें एफ का भी थोड़ा सा स्टेक है, बहुत छोटा सा, 0.33%, ठीक है। म्यूचुअल फंड इसमें बिल्कुल इन्वेस्टेड नहीं है, कमाल की बात है, तो अब वो शायद खरीदें में भी। और बाकी पब्लिक के पास 33.03% शेयर हैं। और इस शेयर को मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूं दैट यू कैन बाय आफ्टर डिस्कसिंग इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, और विद ड्यू डिलिजेंस यू कैन इवेल्युएट एंड अकॉर्डिंगली, राइट।
चलिए आइए बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरफ देख लेते हैं, और मैंने प्राइस बताई है उसको मत भूलिएगा कि अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 292 तक का इंतजार कर सकते हैं, 279 का स्टॉप लॉस रखकर, अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो। आइए लेट्स लुक एट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आज बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अजीबोगरीब सी स्थिति और क्रिएट कर दी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी ने मिलकर, नॉट द बैंक निफ्टी बट निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। हुआ क्या है आज कि बैंक निफ्टी जो है वो अभी तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं छोड़ा है, जो कि पहले पकड़ नहीं रहा था स्ट्रेंथ, ठीक है। और निफ्टी ने ट्रेंड दिखा दिया है कि मैं हिम्मत हार गई हूँ, तो मैं नीचे जा सकती हूँ। अब अजीबोगरीब स्थिति हो गई है, पलट गई है, और ये होना था, हमको मालूम था सब लोगों को, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मगर हम कब एक्सपेक्ट कर रहे थे? जब ये बढ़ रही थी तो हमें लग रहा था कि बैंक निफ्टी नहीं चला अभी तक, और ये चलेगा, और ये बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा और हाई बन जाएंगे नए वाले। तो मगर अब क्या बन रही है इसकी इंटरप्रिटेशन, मेरे हिसाब से, अपने आप को सेफ करते हुए बोल रहा हूँ, वो क्या है कि अब कम से कम इससे ये तय करने की कोशिश की जाएगी कि बैंक निफ्टी की मदद से निफ्टी को गिरने ना दिया जाए। आज के जो साइन बने हैं वो कुछ ऐसे ही बने हैं, ठीक है। और जो मोटी मोटी रेंज है, अगर आप चाहें तो 37,500 से लेकर 38,500 की बैंक निफ्टी की रेंज बनती है, जिसमें कि 38,000 मुझे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस नजर आ रही है। पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर कर लेती है तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 38,500 तक तो जा ही रहा है। निफ्टी में जो ट्रेंड दिख रहा है वो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो नीचे का जो मुझे दिख रहा है लेवल, वहां पे सपोर्ट दिख रही है 17,500 और 17,100 पे। 17,100 से 17,000 के बीच में, मतलब 17,000 से 17,500 मान लीजिए, वहां पे एक अच्छी सपोर्ट है। 500 पे रुका तो ठीक, नहीं रुका तो 17,000 तक जा सकता है, वहां पे एक अच्छी सपोर्ट बन रही है। ये मैं अभी की बात बोल रहा हूँ, बहुत दूर की बात नहीं बोल रहा हूँ। अभी की मतलब ये मेरी वीकली एक्सपायरी कल है, और उसके बाद अगले हफ्ते क्या होगा वो समझ लीजिए, मतलब विद इन दिस मंथ। तो दिस इज व्हाट इट इज। और अगर ओवरऑल रेंज की बात करूं तो निफ्टी की जो रेंज बन रही है फॉर दिस मंथ, नेक्स्ट वीक तक की एक्सपायरी के लिए, दैट इज 17,000 टू 18,100। इसी के बीच में रहना चाहिए इसको। अगर इनको ब्रेक करता है तो फिर एक अलग एनालिसिस करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म पे देखेंगे उसमें क्या होता है। और बाकी जो इनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कहानी बताऊं तो 17,600, 700, 800, 900, 18,000 तक हर 100 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है, और बाकी 17,000 पे एक अच्छी खासी सपोर्ट है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आइए अब कल की ट्रेडिंग के लिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो क्या करना है और क्या लेवल रहेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं अगर देखूं कि आज निफ्टी ने जो करा वो हमने डिस्कस कर ही लिया है। आई होप कि आप लोग इसको यूज कर रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, और जिन लेवल्स को मैं दिखाता हूँ उनसे आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से ऑनर हो रहे हैं और बहुत ही बढ़िया से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर आप इस पे ट्रेड लें तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। हालांकि आज इतना टफ दिन था कि जब ऊपर जाती थी तो लगता था कि खरीद लो, तो ये नीचे गिर जाती थी, जब नीचे आती थी लगता था कि बेच दो, तो ये ऊपर चली जाती थी। और लगभग दोपहर तक ये ऐसे ही चलती रही, और 1:30-2 बजे के आसपास इसने फिर एक अच्छा वाला अप मूव दिया, और उसके बाद फिर से वापस शाम को एक गिरावट का मूव दे दिया। नाउ द वरीसम थिंग इज दैट इसने ऊपर गेन गैप छोड़ दिया है, जो वरीसम भी है और गुड वन भी है। अब ऊपर गैप तो फिल करने आएगी, जैसे मैंने कहा था कि नीचे आएगी, तो नीचे आई थी, ऐसे ऊपर भी जाएगी है। मगर अब ऊपर जाए तो फिर से ख्याल रखिएगा, मैंने पहले लेवल बताए थे वो अभी भी कायम है, 18,000 से 18,200 तक के बीच में एक अच्छा सेल ऑफ का प्रेशर आ सकता है। इट बी डिफिकल्ट टू क्रॉस दैट लेवल, तो वहां पे अगर पहुंच जाए कहीं मार्केट तो फिर से सेल कीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाइए मत, अभी फिलहाल रोकिए। और जो मैंने बहुत दिन पहले से लगातार कह रहा था, आज फिर मैं वही स्टेटमेंट कह रहा हूँ, लेकिन आज मुझे खुद को डर लगने लगा है कि इन्होंने इतना डरा दिया। वो क्या है कि जब जब ये डराए तब तब खरीदना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट, मैंने तब कहा था कि आने वाले टाइम में ये ऐसा ही करेंगे, दिस इज व्हाट द डेटा हैज बीन इंडिकेटिंग, तो वही अब यह दिख रहा था। और अब सच में मैं भी डरने लगा हूं, मैं जानते हुए भी कि ये ऐसा करेंगे और ये ऐसा होगा। तो मगर इन्होंने सारी रेशो, सारी एवरेजेस, सारी मूविंग एवरेजेस और बहुत कुछ हिला दिया है। और अभी जो मैं जिस लेवल को पकड़ के देखना चाहता हूँ वो 17,000 के नीचे अगर गई तो क्या होगा, सोच के थोड़ा डर लग रहा है। तो मैं भी वही जो कहा था कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में बहुत अच्छे अच्छे वाले शेयर्स को छोटा छोटा बाय कर रहा हूँ। सो यू कीप डूइंग दैट। और अगर 18,200 पे, 18,000 के आसपास पहुंचती है तो मैं वहां पे फिर से थोड़ा सा सेल ऑफ करूंगा, और अगर 18,200 को पार कर लेगी तो दोबारा से एंट्री मारूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, सो कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं, निफ्टी के लेवल्स। अगर निफ्टी जो क्लोज हुआ है 17,519 पे क्लोज हुआ है, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पहली रेजिस्टेंस जो है उसको पार करनी होगी 17,500
63, 17,563, उसके बाद एक 575 मान लीजिए, 7580, ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगी, इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा। और उसके बाद जो आज का हाई है वो 17,600 मान लीजिए, 17,600 को पार करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा, अच्छा खासा पैसा लगेगा, कौन लगाएगा वो देखना होगा। हालांकि एफ ने तो दिखा दिया है कि वो सेल ऑफ कर रहे हैं, और डी ने दिखा दिया है कि तुम सेल ऑफ कितना भी कर लो, इवेंचुअली हम मार्केट को गिरने नहीं देंगे। तो अगर वो उठाने के लिए पैसा लगाने लगे तो फिर शायद ये ऊपर तक ले जाएं, ऊपर का लेवल होगा। मैं एक बार लेवल कट टू कट लेवल फिर से बता देता हूँ। 17,520 पे बंद हुई है मार्केट, तो पहला लेवल जो है वो आपका 17,570 के आसपास बनता है, 570 से 80। और उसके बाद 600 ही मान लीजिए, 600 को पार करते हैं तो फिर अगला लेवल जो बनता है सीधा सीधा वो लगभग 17,620। हाँ, 620 बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और अगर 620 को पार करता है ये, तो जो हमारा अगला लेवल बनता है वो बनता है 620 40 को। अगर ये पार करता है 620 की जगह 620 से 650 को मान लीजिए, 620 से 50 को पार करता है तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ये यहाँ पे फेस करेगी 763 पे फिर। और 763 के बाद अगला लेवल होगा 830 का। 830 को पार कर लेती है तो ये अगला लेवल होगा 892, 892 से लेकर 930 का रेंज। यहाँ पर आकर मार्केट बहुत अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर सकती है, और यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो सकता है। क्लोज टू 1800, जो मैंने 18,000 जो मैंने बताया वही लेवल आ रहा है। उसके बाद अगला लेवल जो आता है वो आता है 18,030 का। और अगर इसको पार कर लेते हैं तो फिर 18,100 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर जो मैंने खेल बताया, या तो सेल ऑफ आएगा या एक बड़ी सी कैंडल से मतलब 200 को पार करके ले जाएगा और वहीं पे रहेगा। तो ध्यान रखिएगा 18,100 से 200 के बीच में ट्रेड कभी भी मत करिएगा, जब भी ये मार्केट अब पहली बार वहां जाएगी तो बी कॉशियस। अच्छा, नीचे का देख लेते हैं। अगर नीचे जाती है तो 17,519.95 पे बंद हुई है। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो पहली सपोर्ट जो है वो बहुत ही नजदीक है, दैट इज 17,483, 480 मान लीजिए। और 480 के नीचे अगर आती है तो अगली सपोर्ट वुड बी 420। वाह, व्हाट अ नंबर, 17,420, 420 इसकी सपोर्ट होगी। और अगर इसके नीचे आते हैं तो फिर 356, 350 के आसपास, 350 के आसपास सपोर्ट है। और अगर इसने इसको ब्रीच कर दिया तो फिर ये 17,250, 200 तक जा सकती है सीधा सीधा। 17,200 को अगर ब्रीच करती है तो फिर इसको सपोर्ट जरूर लेनी चाहिए, दैट इज 17,030 से 50 के बीच में, 17,000 से 17,050 मान लीजिए। ये इस लेवल पे इसको सपोर्ट जरूर लेना चाहिए एंड शुड बाउंस बैक। 500 पॉइंट की गेम हो गई, इससे ज़्यादा का जरूरत नहीं है कल के लिए, तो देख लीजिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। अब ये देखिए डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने जो करा है, इतनी सारी लाइनें खिंचवा दी आज मेरी कि मैं मतलब परेशान हो गया कि क्या करूं। इतनी बार इन्होंने ट्रेंड चेंज करा, और इतनी बार इन्होंने चैनल बनाए, कभी क्या बोलूं, मतलब अप साइड दिखाई, फिर डाउन साइड दिखाई, और इतना कुछ हुआ कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि छोटा सा पैसा कमा लिया, बट इतना छोटा था डर डर के कि समझ ही नहीं आया। तो इसने सीधा गैप डाउन करा सबसे पहले। तो मैंने सुबह ही सोच लिया था कि अगर इसने अगली कैंडल ग्रीन बना दी, जो कि इसने बनाई थी अगले 1 घंटे की, तो मैंने कहा इसको मैं बाय करूंगा, क्योंकि अगर इसने ये करा है तो इतना बड़ा गैप दिया है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, ये गैप फिल करने जरूर जाएगी। पर मैंने जैसे ही बाय करा उससे अगली कंफर्मेशन कैंडल आने पर, तो इसने फिर गिरा दिया, तो मुझे डर लगा। हालांकि वी वैप और SMA5 नहीं टूटी थी तो मैं स्टे करा, बट इसने उसके बाद मेरे को तोड़ दिया, क्योंकि थोड़ी देर वहीं पे रही है, फिर मैं डर गया। फिर उसके बाद इसने नीचे अगली कैंडल खोली, जो कि बहुत ही नीचे जाके खोली, और मैं फिर उसके बाद बाहर हो गया। फिर उसके बाद इसने एक लंबी कैंडल से उसी में वापस ऊपर ले गया, और उसके बाद फिर टाइम पास करा। मैंने इस कैंडल का क्वार्टर जो है आखिरी वाला वो थोड़ा सा कैप्चर करा, उसके बाद मैं बाहर आ गया, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 2:30 बज रहे थे। तो मुझे लगा कि अब इस समय फंसना खतरनाक हो सकता है, और कल एक्सपायरी है, इसमें और बड़ा गेम होगा। बी कॉशियस एंड केयरफुल। आइए लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 37,895 पे हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 895 से 38,000 मान लीजिए, 990 से 38,000 बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टिफ रेजिस्टेंस है। इसको पार करना मतलब ये कई एंगल से है, चैनल के हिसाब से भी है, पुराने लेवल्स के हिसाब से भी है, फिबोनाची का भी आ रहा है इसमें लेवल, और
मतलब चैनल के ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी इसमें यहीं पे क्लस्टर बन रहा है, तो बहुत सारे क्लस्टर चीज़ें मिलकर बन रहा है, तो क्लस्टर बहुत स्ट्रांग है। 38,000 को पार करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, अगर सीधा ही गैप अप कर दें तो आप इसको एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मानकर अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो 38,000 के बाद अगला जो लेवल होगा वो होगा 38,100, और 100 के बाद जो अगला लेवल होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो होगा 38,170। एंड जब तक ये ब्रेक ना करे तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चैनल में, और मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट होगा अभी थोड़े टाइम और, जिस तरह का डेटा बना हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि वो बुलिश है। निफ्टी का जो ऑप्शन चेन डेटा है वो ये कह रहा है कि वो स्ट्रांगली बियरिश है। अब होगा क्या, कल देखने की बात है, और कल ऊपर से एक्सपायरी है, इसका मतलब ये दोनों तरफ के बड़े बड़े मूव देंगे, और हम किस तरफ एंट्री और कब लेंगे वो पता नहीं। तो ज़्यादा देर मत कीजिएगा कल के ट्रेड के लिए। एक टिप दे रहा हूँ, अगर आपका दिल करे और आपको समझ में आए कि ये ऐसा करने वाली है तो फॉरेन ट्रेड ले लीजिएगा। अगर आपने उसको नहीं लिया उस समय तो बाद में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि वरना ये होता है आमतौर पे, कह रहे यार मुझे लग रहा है गिरेगी, अरे 200 पॉइंट गिर गई, 100 पॉइंट गिर गई, 150 पॉइंट गिर गई, और फिर मैं जब घुसता हूं तो पता चलता है कि वो गिरना बंद करके ऊपर आ गई। कल ये होने वाला है, बी कॉशियस। तो अगर आपका दिल करे कि ट्रेड है, फट से ले लीजिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस हिट तो बाहर हो जाएगा, नहीं तो घुसे रहिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। और अगर देर कर दी आपने, दो बार सोच लिया, तो तीसरी बार फिर कंफर्मेशन आ रही है, दिल में अच्छा लग रहा है, करे यार मैंने 500 पॉइंट छोड़ दिए, अब तो मुझे एंट्री मार लेनी चाहिए, तो भाई प्लीज मत कीजिएगा, वो गलती करने वाले कल बहुत पैसा खोएंगे, ठीक है। आइए लेवल देख लेते हैं। 38,000 मैंने बता दिया। 38,000 के बाद अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो अगला लेवल होगा 38,100 से 100 70-80। इसको पार कर लेगा अगर, तो अगला लेवल होगा 38,619। और अगर इसको पार कर लेता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, लेकिन अगर इसको पार कर लेता है तो 38,800। इसको पार करके अगला लेवल 38,900, और अगर 900 को पार कर लेता है तो अगला लेवल सीधा 39,350 तक पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा होगा अगर होगा तो, अगर हो तो देख लीजिएगा। आइए नीचे के लेवल देख लेते हैं। नीचे के लेवल में अगर हम बात करें कि अगर सपोर्ट की बात करें कहाँ पे आता है, तो अभी जहाँ बंद हुई है निफ्टी, वो आप बैंक निफ्टी 37,895 पे बंद हुई है। तो नीचे का सबसे पहला सपोर्ट जो है वो भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर बंद हुई है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है, जिसकी वजह से मैं फिर कह रहा हूँ कि बैंक में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। तो वो क्या लेवल है, 37,830। इसको 800 या 830 को ब्रीच नहीं करना चाहिए। जब तक ये इसको सस्टेन कर रही है तब तक तो ये बुलिश साइड पे ही ट्रेड लीजिएगा, बियर साइड पे ट्रेड लीजिएगा ही नहीं। अगर ऊपर चली जाए और वहां से गिरने लगे तो आपको लगे कि ये नीचे आ रही है, तो देख लीजिएगा ये कितनी दूर है, यहाँ पर आकर एक बहुत अच्छी सपोर्ट ले सकती है। कहाँ पर, 37,800 से 830 के बीच में। और अगर इसको ब्रीच कर देती है तो अगला लेवल जो होगा वो होगा 37,680। और अगर 680 से 600 मान लीजिए, 37,600 को अगर ब्रीच कर देती है तो 37,500, फिर 37,500 को अगर ब्रीच करती है तो 37,310। और अगर इसको ब्रीच करती है तो फिर छोटे छोटे लेवल शुरू हो जाएंगे, 230, फिर उसके बाद 230 के बाद 175, 175 के बाद 37,050, और उसको पार करा तो फिर 36,990 तक ये आ सकती है। और अगर 36,990 को ब्रीच कर दिया तो फिर एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो मैं अभी स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, वो स्ट्रेंथ न रहकर वीकनेस बन जाएगी। फिर इसको वापस उसे पार करना होगा। जब तक ना करे तब तक हम डरे रहेंगे और मानेंगे कि जो हमने सोचा था कि जब जब गिरे तब तब खरीदो, उसको हम नहीं करेंगे तब फिर, ठीक है। दिस इज इट फॉर द डे। लेट्स कॉल इट अ डे नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. God bless you all. Do good trades, stay connected, do good trades, and be